हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम पोटेंशियल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पोटेंशियल्स तो हमने पहले भी पढ़ा है, तो आज कुछ नया हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे पोटेंशियल्स ड्यू टू नॉन स्टैटिक चार्जेस या फिर चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस। नॉन स्टैटिक मतलब जो टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले तो मैंने स्टैटिक केस दिखाया था इस स्लाइड में। अब जैसे चार्ज मूव हो रहे हैं वैसे फील्ड भी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब पोटेंशियल्स भी कुछ हद तक चेंज हो रहे हैं। इसी चीज को हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो बिना किसी डिले आज के लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। पहले हमको लॉरेंज गेज और कूलम गेज के बारे में थोड़ा सा रिकैप करना चाहिए। कूलम गेज तो सिंपली द डाइवर्जेंस ऑफ ए जीरो होना चाहिए। लॉरेंज गेज क्या होता है? लॉरेंज गेज क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल फाई बाय डेल टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए आपका वेक्टर पोटेंशियल हो गया और फाई आपका स्केलर पोटेंशियल हो गया। तो इस चीज को जब हम जीरो बोलते हैं तब हम बोलते हैं कि हमने लॉरेंज गेज को यूज किया। अब लॉरेंज गेज में सिंपली हमको याद होना चाहिए कि हमने दो इक्वेशन निकाले थे लॉरेंज गेज को यूज करके। उनको हम इनहोमोजेनियस इक्वेशंस बोल रहे थे। पहला इनहोमोजेनियस इक्वेशन हमारा हो गया डियलम्बर्शियन ऑपरेटर फाई इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन, और दूसरा वाला हमारा हो गया डियलम्बर्शियन ऑपरेटर ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट ऑफ जे। नाउ ये दोनों जो केस है इनसे हमको क्या पता चलता है? अगर मैं सिंपली बात करूं स्टैटिक केस में, तो इनमें जो डेल टी वाला टर्म है वो जीरो आ जाता है डियलम्बर्शियन ऑपरेटर में, जिसकी वजह से मेरा जो फाइनल इक्वेशन वो रिड्यूस होके पॉइजन इक्वेशन और दूसरा एक इक्वेशन जो डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इससे क्या पता चलता है? इससे मेरे को फाई और ए का वैल्यू सॉल्यूशन बहुत इजीली पता है, जो कि कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। और ए का वैल्यू कुछ इस प्रकार है। लेकिन अगर मैं नॉन स्टैटिक केस में मूव करता हूं तो ये वैल्यूज कैसे चेंज होंगे ये मुझे जानना है। इससे पहले आप एक चीज को ध्यान में रखिए कि मैंने जब सॉल्यूशन लिखा फाई आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो आर डैश डेल क्यू आर डैश डिवाइडेड बाय डी क्यू आर डैश डिवाइडेड बाय आर माइनस आर डैश। ये आर और आर डैश ये दो अलग अलग चीज क्यों लिख रहा हूं मैं? आर और आर डैश दो अलग अलग चीज लिखने का मतलब क्या बनता है? तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसको आप ध्यान में रखिए कि आर और आर डैश क्या है। ये पहले भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ताकि हम आगे जो इसमें करने वाले हैं थोड़ा एडवांस चीज में चले जाएंगे तो आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैं कोई आरडेस लोकेशन से ट्रीट कर रहा हूँ। लाइक आरडेस है मेरा द पोजीशन ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट लिया है जिसको मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है। और आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल और द फील्ड्स। लाइक अगर मुझे पी पॉइंट में पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आर से। और जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो जो सोर्स कहाँ पे प्रेजेंट है वो आर डैश में प्रेजेंट है। तो मुझे ये पूरा अगर मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है तो मुझे ये पूरा वॉल्यूम को इंटीग्रेट करना पड़ता था। मतलब लाइक रो आर डी क्यू आर को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे पूरा चार्ज पता चल जाएगा कि इस लोकेलिटी में कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो इसको आप ध्यान में रखें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं सेपरेशन डिस्टेंस देखूं वो कितना है, आर माइनस आर डैश है, क्योंकि ये हमारा आर डैश वेक्टर हो गया
और ये आर वेक्टर हो गया, तो आप अगर ट्राइंगल लॉ यूज करेंगे दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू आर। तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि मैंने ये सब एक्सप्रेशन किस तरह से लिखा है। आगे बढ़ते हैं। नॉन स्टैटिक केस में मेरा वैल्यूज क्या हो जाएंगे? फाई आर टी, क्या ये रो आर डैश टी पे डिपेंड करेगा? पहले आप देख सकते थे फाई आर रो आर डैश पे डिपेंड कर रहा था। क्या मैं सेम लॉजिक को अप्लाई करके फाई आर टी को रो आर डैश टी पे डिपेंडेंट बोल सकता हूं? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया है, तो ऑब्वियसली मैं नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर मैं नॉन स्टैटिक केस की बात करता हूं, मतलब टाइम डिपेंडेंट नेचर की बात करता हूं, तो मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है पी पॉइंट पे एट एन इंस्टेंट टी। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो पोटेंशियल क्रिएट कर रहा होगा वो टी इंस्टेंट में नहीं होगा, वो टी से पहले का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि यहां से चार्ज जो इंफॉर्मेशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो ट्रैवल करने में कुछ तो टाइम लगा होगा। सपोज मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में अगर प्रोपेगेट कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो फिर आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी होता है c। वैक्यूम में, मैं वैक्यूम का बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी होता है c। तो मुझे अगर इस डिस्टेंस को ट्रैवल करना है तो कितना टाइम लगा होगा? अगर मैं इस डिस्टेंस को s बोल दूं, आगे मैं इसको डिनोट करूंगा s से, तो ये s डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी c, वेलोसिटी ऑफ द लाइट और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उतना टाइम मुझे लगा होगा यहां से यहां पहुंचने के लिए। तो आसान भाषा में मैं ये बोल रहा हूं कि phi at a time t will not depend on the charge distribution at the same time, same instant t। ये डिपेंड करेगा t से पहले, अर्लियर देन t, जिसको हम रिटार्डेड टाइम भी बोलेंगे, टी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो phi at an instant t will depend on rho at an instant टी आर। टी आर ये t से पहले का वक्त है। कितना पहले का वक्त है ये हम अभी देखेंगे। कितना पहले का वक्त है? टी से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, पीछे जाएंगे कितना, आर माइनस आर डैश डिवाइडेड बाय सी, क्योंकि इतना टाइम उसको लगा होगा यहां से यहां तक पहुंचने के लिए। तो टी आर इज इक्वल टू टी माइनस एस बाय सी। एस में इसी डिस्टेंस को, आर माइनस आर डैश का जो मॉड है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो लेंथ है, उसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो टी आर विल बी इक्वल टू टी माइनस एस बाय सी। तो इसका मतलब मैं सिंपली फाई, मेरा पोटेंशियल आर कॉमा टी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो आर डैश, आर डैश हमारा बॉडी कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमा टी आर रिटार्डेड टाइम डी क्यू आर बाय एस। वही सेम चीज को मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, बस मुझे ये चीज में ध्यान में रखना है हमेशा कि अगर मैं पोटेंशियल टी इंस्टेंट में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो रो जो होगा वो उससे पहले के इंस्टेंट का होगा, सेम इंस्टेंट में नहीं होगा। तो इससे हमको पोटेंशियल में आइडिया आ गया। पर एक चीज हमको ध्यान में रखना है कि जो हमने किया वो कोई मैथमेटिकल प्रूफ तो है नहीं, हमने सिंपली एक गेस वर्क किया है। तो जो गेस वर्क हमने किया, क्या वो सही है? इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो इनहोमोजेनियस इक्वेशन था डीएलम्बर्टियन ऑपरेटर वाला, वो ऑपरेटर वाला इक्वेशन को अगर ये फाई सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब सिंपली क्या हो गया, हमने जो गेस वर्क किया है वो सही है। तो गेस वर्क सही है कि नहीं वो अभी हम देखने वाले हैं। थोड़ा मैथमेटिकल ज्यादा है, आप अगर उसको स्किप करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट टाइम स्टैम्प्स में जंप कर जाइए, जिसमें हम डायरेक्टली लिनर्ड विचर्ड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये गेस वर्क सही है कि नहीं हम अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो हमने ये चीज अभी जस्ट डिस्कस किया कि फाई आर कॉमा टी कितना होता है। नाउ अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मुझे इस चीज का लैप्लेसियन निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको याद होना चाहिए ना कि डीएलएम्बर्सियन ऑपरेटर वाला जो चीज था उसमें लैप्लेसियन वाला एक टर्म था डेल स्क्वायर फाई, फिर उसके बाद एक टाइम डिपेंडेंट टर्म था। तो पहले हम लैप्लेसियन निकालेंगे। तो लैप्लेसियन निकालने का पहले हमको आइडिया आना चाहिए कैसे करेंगे। तो लैप्लेसियन क्या होता है, ये होता है ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस। ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस लेंगे तो लैप्लेसियन आ जाएगा। तो पहले हम ग्रेडियंट निकालेंगे फिर उसका डाइवर्जेंस ले लेंगे। तो अगर मैं ग्रेडियंट निकालूं तो क्या होगा एक्सप्रेशन, थोड़ा देख लीजिए। देखो, रो और उसके साथ 1/s भी है, लेकिन जब मैं इसका ग्रेडियंट लूंगा तो आपको याद होना चाहिए कि अगर एक प्रोडक्ट होता है u इंटू वी, उसका जब मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो दो टर्म आता है, u डैश वी माइनस सॉरी प्लस v डैश u, इस टाइप का कुछ टर्म बनता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, एक टर्म है रो और उसके साथ मल्टीप्लाई होके है 1/s। तो इसीलिए यहाँ पे दो टर्म बन रहा है। पहले मैंने जो ग्रेडियंट है उस ऑपरेटर को पहले ऑपरेट करवाया रो पे और 1/s को एज इट इज रख दिया, फिर रो को रखा एज इट इज और ऑपरेटर को ग्रेडियंट को मैंने 1/s पे ऑपरेट कर दिया। अब क्या होगा, जो हमारा सेकंड टर्म है ग्रेडियंट ऑफ 1/s, ये तो बहुत ही सिंपल है। आपको याद होगा ना ग्रेडियंट का फॉर्मूला, ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन क्या होता है, सिंपली डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला होता है, एन आर टू द पावर एन माइनस वन। और उसके साथ एक आपका एक डायरेक्शन भी आ जाएगा आर कैप, क्योंकि ग्रेडियंट से हमको एक वेक्टर मिलना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे इस सिंपली इसी चीज का डेरिवेटिव है और उसके साथ उसका डायरेक्शन है। तो इसको आप बहुत इजीली, आपको याद रखने का भी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। पर जो फर्स्ट टर्म है इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत है, थोड़ा देख लीजिए। अगर मैं ये बोलूं कि मैं ग्रेडियंट ऑफ रो को ग्रेडियंट ऑफ रो को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। पहले तो मेरा रो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये देखिए। मेरा रो डिपेंड कर रहा है आर डैश और रिटार्डेड टाइम पे, आर डैश पे और रिटार्डेड टाइम पे। तो इससे क्या पता चल रहा है, मैं अगर इसमें चेन रूल अप्लाई करूं, चेन रूल अप्लाई करूंगा तो पहले डी रो बाय डी टी आर लिखूंगा रिटार्डेड टाइम के रेस्पेक्ट में। अब रिटार्डेड टाइम उसका डेरिवेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट है तो मुझे डेरिवेटिव चेन रूल के हिसाब से डालना पड़ेगा। तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। तो इसको मैं फिर से आगे क्या लिख सकता हूँ, आप यहाँ पे देखिए रिटार्डेड टाइम जो है मेरा ये किसके बराबर है, t माइनस एस बाई सी। एस बाई सी का टर्म में तो कोई टाइम डिपेंडेंस है नहीं, टाइम तो t में है, t इज टाइम। सो इससे क्या पता चल रहा है कि मैं डेल रो बाय डेल टी आर को कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं डेल बोल रहा हूँ, कभी कभी डो डो बोल देता हूँ। आप थोड़ा सा इसमें मुझे माफ कीजिए। मैं डो रो डिवाइडेड बाय डो टी आर इज इक्वल टू डो रो बाय डो टी, ये सेम चीज है। क्यों, आप यहां से जान सकते हैं क्योंकि टी आर टी माइनस एस बाय सी है। अब इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, कैसे, आप देखिए डेल टी आर, डेल टी आर इसमें क्या होगा, इसमें डेल टी आर से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 1/c माइनस 1/c ये बाहर आ जाएगा और डेल हो जाएगा एस पे ऑपरेट, डेल हो जाएगा एस पे ऑपरेट। और जो डो रो बाय डो टी था, डो रो बाय डो टी था, ये तो सिंपल टाइम डेरिवेटिव है। तो इसको मैं रो डॉट भी लिख सकता हूँ। डॉट अगर लिख रहा हूँ तो इसका मतलब टाइम डेरिवेटिव लिया है मैंने। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आप इसको आई थिंक समझ गए होंगे। अभी आगे चलते हैं। बहुत सिंपल मैथ्स है, बस थोड़ा लेंदी है। सो इस टर्म्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। पहला टर्म को मैंने सिंपल जैसे था वैसे लिख दिया, डेल रो को -1/c रो डॉट डेल ऑफ एस ऐसे लिख दिया, और 1/s पहले से था तो होल डिवाइडेड बाय एस किया, और सेकेंड टर्म को -1/s² एस कैप से रिप्लेस कर दिया। तो इससे मुझे ये आ गया। तो ये पहले दो टर्म को मैं नेमिंग कर देता हूँ। ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। ये नेम मैंने क्यों रखा, क्योंकि मुझे आगे हेल्प होने वाला है थोड़ा सा इजीली थोड़ा रिकॉग्नाइज करने में कि कौन सा टर्म से क्या बन के आ रहा है।
अभी देखें, लैप्लासियन अगर मुझे निकालना है, मेरा ये मेन टारगेट था कि मुझे लैप्लासियन निकालना है। मेरे पास ग्रेडियंट बन के आ चुका है, तो मैं ग्रेडियंट से लैप्लासियन तक कैसे पहुंचूंगा? एग्जैक्टली मुझे डाइवर्जेंस लेना पड़ेगा। तो मैं अगर डाइवर्जेंस का रास्ता अपनाऊंगा तो मुझे यहाँ तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट इज द लैप्लासियन। सो आगे बढ़ते हैं। पहले टर्म में क्या बन के आ रहा है, देखिए। पहला टर्म था मेरा माइनस रो डॉट बाय सी ग्रेडियंट ऑफ एस होल डिवाइडेड बाय एस। अगर मैं इसका डाइवर्जेंस लूंगा तो मेरा दो टर्म बन के आने वाला है। अगर इसका डाइवर्जेंस लूंगा तो दो टर्म बनेगा। ध्यान देके देखिए कि कैसे बनेगा। आप पहले पॉज करके खुद सोचिए कि ये टर्म कैसे बना होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो फिर आप प्ले कीजिए और देखिए। पहले -1/c जैसे था एज इट इज मैंने रखा है। इसको मैं कॉमन भी लिख सकता था, पर एनीवेज -1/c, और रो डॉट को मैं लिखा डेल रो बाय डेल टी। सिंपल। अब मैंने पहले डाइवर्जेंस लिया इस टर्म का, डाइवर्जेंस ऑफ एस होल डिवाइडेड बाय एस। दूसरी बार जब मैं जाऊंगा सेकेंड टर्म में, मुझे डाइवर्जेंस लेना पड़ेगा इसका, रो डॉट जो बैठा हुआ है यहाँ पे। पर आप देखिए, डाइवर्जेंस हमेशा मैं एक वेक्टर का ले सकता हूँ, स्केलर का तो डाइवर्जेंस नहीं लिया जा सकता। रो तो हमारा स्केलर है, रो डॉट। तो इसलिए मुझे ना इसका ग्रेडियंट लेना पड़ेगा और डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा इसके साथ। ये कोई नया चीज नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है। मैंने एक आइडेंटिटी यूज किया है इसमें, कि अगर आपका किसी ऐसे टर्म का ग्रेडियंट डाइवर्जेंस लेना है जिसमें एक स्केलर टर्म भी हो और एक वेक्टर भी हो, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड दोनों हो, तो ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला बन जाता है? ग्रेडियंट का सॉरी डाइवर्जेंस का फॉर्मूला बन जाता है, ये एफ मेरा है स्केलर फील्ड और यू मेरा है वेक्टर फील्ड। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला कुछ डाइवर्जेंस का फॉर्मूला कुछ इस टाइप का बन जाता है। तो इसी फॉर्मूला को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सिंपली मैंने क्या किया, पहले पहले मैंने जो वेक्टर था उसके साथ ग्रेडियंट ले लिया, सॉरी डाइवर्जेंस ले लिया, जो कि आप इस टर्म में देख सकते हैं। पहले मैं वेक्टर के साथ डाइवर्जेंस ले रहा हूँ और सिंपली स्केलर फील्ड को बाहर रख दे रहा हूँ, जो कि मैंने इस टर्म में किया है। सेकेंड टर्म में मैंने क्या किया है, सेकेंड टर्म में मैंने ग्रेडियंट ले लिया है स्केलर टर्म का, स्केलर फील्ड का, और उसके साथ मैंने डॉट प्रोडक्ट किया है किसको, वेक्टर को। इसको आप अभी शायद समझ गए होंगे कि ये कैसे आया है। सेकेंड टर्म में चलते हैं। सेकेंड टर्म क्या बन रहा है? सेकेंड टर्म जो उसका अगर डाइवर्जेंस लेंगे तो इससे भी हमको दो अलग अलग टर्म बन के आएगा। सेकेंड टर्म से अगर डाइवर्जेंस लेंगे तो ये बन के आएगा। कैसे बनेगा? ये बहुत सिंपल है। इसमें वही चीज अप्लाई हो रहा है। पहले मैं वेक्टर के साथ डाइवर्जेंस ले रहा हूँ और स्केलर को एज इट इज रख रहा हूँ, फिर ग्रेडियंट ले रहा हूँ स्केलर का और वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ। यही सेम चीज मैंने इधर भी रिपीट कर लिया है। नाउ आपको याद होगा, मैंने अभी कुछ समय पहले आपको रिकॉल कराया था, रिकैप कराया था कि ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या बनता है। ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन है एन आर टू द पावर एन माइनस वन। बिल्कुल डेरिवेटिव जैसा फॉर्मूला है, बस उसमें क्या हो रहा है, एक वेक्टर के लिए ये एक वेक्टर बनेगा, तो इसलिए हमको एक यूनिट वेक्टर भी देना पड़ेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने अभी क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे मुझे फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इसका एक्सटेंसिवली यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, फर्स्ट टर्म से मैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट एस डिवाइडेड बाय एस है। तो ग्रेडियंट ऑफ एस को मैं क्या बोल सकता हूँ? अगर मैं ग्रेडियंट ऑफ एस करूँ तो एस मतलब एस टू द पावर वन, एन का वैल्यू है वन, वन एस टू द पावर वन माइनस वन जीरो, तो सिर्फ एस कैप ही बचेगा। तो इसीलिए मैंने इस टर्म को ऐसे लिखा है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट एस की जगह एस कैप लिखा है, सिंपली डिवाइडेड बाय एस। तो इस चीज को मुझे डाइवर्जेंस लेना है। अब सिंपली डाइवर्जेंस लेना है, अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मैं एस कैप को ऊपर एस से मल्टीप्लाई करता हूँ और नीचे भी एस से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो न्यूमरेटर जो है वो बन जाएगा मेरा एस वेक्टर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर।
जिसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ। अभी अगर मैं डाइवर्जेंस लेता हूँ इस चीज का तो क्या बनेगा, फिर से सेम चीज, एक स्केलर है एक वेक्टर है, स्केलर और वेक्टर दोनों प्रेजेंट है, प्रोडक्ट होके 1/s² इंटू एस वेक्टर। तो सेम चीज फिर से यही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे भी। तो आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ 1/s², फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, s⁻⁻2 है यहाँ पे, s⁻⁻2 है तो -2 s कैप डिवाइडेड बाय s³ बन जाएगा डॉट s वेक्टर प्लस ये वाला टर्म डाइवर्जेंस ऑफ s, डाइवर्जेंस ऑफ s 3 होता है, डाइवर्जेंस ऑफ s 3 है। क्यों 3 है, आप बहुत सिंपली जान सकते हैं। अगर मैं बोलूँ डाइवर्जेंस ऑफ r, r मतलब xi कैप yj कैप zk कैप, उसका डाइवर्जेंस लूंगा तो उससे 3 बन के आ जाएगा, डेल एक्स बाय डेल एक्स आई कैप, डेल वाई बाय डेल वाई जे कैप। तो इससे 1 1 1 बन के 3 बन जाता है। तो इसीलिए 3 डिवाइडेड बाय s² इज इक्वल टू, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको 1/s² आ जाएगा, बहुत सिंपली आपको दिख रहा है। तो पहला जो टर्म है उसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको पहले 1/s² में सिंप्लीफाई करके दिखाया। नाउ दूसरे टर्म का बात करें तो क्या हो रहा है, दूसरे टर्म में आपको दिख रहा है टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस ग्रेडियंट। सो टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस ग्रेडियंट को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टाइम डेरिवेटिव को अगर अंदर ले लो, म्यूचुअली कम्यूटेटिव है इसलिए, तो ये ग्रेडियंट हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ रो डॉट, क्योंकि ये टाइम डेरिवेटिव है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ग्रेडियंट ऑफ रो को कैसे चेंज किया है, -1/c रो डॉट ग्रेडियंट ऑफ s, ग्रेडियंट ऑफ रो को बन गया है -1/c रो डॉट ग्रेडियंट ऑफ s। सेम चीज अगर मैं सिंपली ग्रेडियंट ऑफ रो डॉट करूंगा तो सिंपली यहाँ रो डॉट की जगह में रो डबल डॉट बन के आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे रिपीट हो रहा है, वही सेम प्रोसीड्योर से अगर आप जाएंगे तो सेम चीज आपको रिपीट होगा, लेकिन यहाँ पे रो था तो रो डॉट बना, रो डॉट होगा तो रो डबल डॉट बन जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, फिर से ग्रेडियंट ऑफ एस का वैल्यू जो कि हमने देखा था एस कैप आएगा। तो इसका सेकंड टर्म का थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हमने देख लिया, नेक्स्ट स्टेप में हम यही सब वैल्यू यूज करने वाले हैं। थर्ड टर्म हम देखेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन से हमको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन आने वाला है जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। फोर्थ टर्म क्या देगा, फोर्थ टर्म देगा -s कैप डॉट s² डॉट ग्रेडियंट ऑफ रो। ग्रेडियंट ऑफ रो हमको पता है क्या है, ग्रेडियंट ऑफ रो का वैल्यू ये है, वो उसको लेके हमने यूज किया और उसका वैल्यू सिंपली हमने पुट कर दिया। तो यही हमको चार टर्म से क्या क्या वैल्यू आने वाले हैं वो नेक्स्ट स्टेप में हम यूज करने वाले हैं। मतलब लैप्लासियन ऑफ फाई वो क्या बन के आ जाएगा, पहले तो आप ये देखिए, इस पे फोकस मत कीजिए, पहले आप देखिए कैंसिल क्या क्या हो रहा है टर्म्स, फोकस करिए पहले टर्म पे। पहले टर्म में 1/s² है, 1/s² इससे आया और उसके साथ मल्टीप्लाई होके है रो डॉट 1/s² रो डॉट डिवाइडेड बाय c। तो ये वाला जो टर्म है क्या वो फोर्थ टर्म के साथ सिमिलर है, सिमिलर नहीं एग्जैक्टली सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे बन के आ रहा है रो डॉट बाय सी s² और यहाँ पे माइनस रो डॉट बाय सी डिवाइडेड बाय s² बन के आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर, जो कि मैंने दिखाया नहीं है स्पेस की वजह से। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ टर्म। बचा सेकंड और थर्ड टर्म। सेकंड टर्म क्या बन के आ रहा है देखिए, सेकंड टर्म से हमको पता था कि जो टाइम डेरिवेटिव वाला टर्म था वो दे रहा है -1/c रो डबल डॉट s कैप। तो इससे आ जाता है -1/c रो डबल डॉट s कैप, और बचा हुआ है 1/c और एक बाहर है, और ग्रेडियंट ऑफ s होल डिवाइडेड बाय s भी है। तो वो सबको अगर हम देखेंगे उनको यूज करेंगे तो हमको बन के आ जाएगा 1/c² रो डबल डॉट डिवाइडेड बाय s। आगे जाएंगे थर्ड टर्म में। थर्ड टर्म हमको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन देगा, एज आई सेड अर्लियर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन देगा, तो उसको कैसे बन के आएगा 4π del⁡q s, और रो बाहर था उसके लिए रो एक रहेगा, और फाइनली हमको वॉल्यूम इंटीग्रेट करना पड़ेगा
आर डैश में। तो ये बन के आ गया मेरा लैप्लासियन। नाउ अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ये आपको क्या देगा, ध्यान से देखिए। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला जो टर्म है, रो वाला जो टर्म है, इससे आपको आ जाएगा रो बाय एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे डेल क्यू एस है और डेल क्यू एस ये होल इंटीग्रेट जब होगा आर डैश में तो इससे हमको 1 बन के आ जाएगा और 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस रो बाय एप्सिलॉन सेकेंड टर्म से आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में आप देखिए 1/c² एज इट इज है, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो डबल डॉट डिवाइडेड बाय एस लिखा है। अगर हम फाई का एक्सप्रेशन को देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन ऑफ रो डिवाइडेड बाय एस है। अगर मैं इसको फाई को 2 बार डिफ्रेंशिएट करूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूं तो ये रो डबल डॉट बन के आ जाएगा। तो सिंपली ये जो रो डबल डॉट डिवाइडेड बाय एस है और इंटीग्रेशन है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है आपको, इससे हमको ये वाला टर्म बन के आने वाला है। तो आप यहाँ पे आके पहुंच गए तो आपको समझ जाना चाहिए कि अगर मैं फर्स्ट टर्म को अगर शिफ्ट कर लूं लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर फाई -1/c² डेल डो स्क्वायर फाई बाय डो टी स्क्वायर, जो कि डी एलम्बर्सन ऑपरेटर बन जाएगा। तो ये और ये टर्म से डी एलम्बर्सन ऑपरेटर आ जाएगा और ये इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसीलिए हमको ये पता चला कि हमने जो गेस वर्क किया था वो सही है, गेस वर्क हमारा सही निकला। हालांकि हम आगे देखेंगे कि हमेशा हमारा गेस वर्क सही नहीं होने वाला है, इधर हमारा गेस वर्क सही है। तो आगे बढ़ते हैं लिनर्ड विचर्ड पोटेंशियल पे। नाउ लिनर्ड विचर्ड पोटेंशियल का थोड़ा बैकग्राउंड में बता देना चाहता हूँ। लिनर्ड और विचर्ड दो अलग अलग साइंटिस्ट का नाम है। लिनर्ड एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे और विचर्ड एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। आप ये भी जान लीजिए थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए कि विचर्ड पहले वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ जियोफिजिक्स भी थे। उन्होंने पहला डिपार्टमेंट ऑफ मतलब अलग से इंस्टीट्यूट बनाया था जियोफिजिक्स के लिए और उसमें ही वो प्रोफेसर वर्ल्ड्स फर्स्ट जियोफिजिक्स के प्रोफेसर थे। हालांकि वो बनना नहीं चाहते थे, वो थियोरिटिकल फिजिक्स के प्रोफेसर बनना चाहते थे। तो एनीवेज लिनर्ड और विचर्ड दोनों ने साथ में काम नहीं किया था। लिनर्ड पहले किए थे और विचर्ड उसके 2 साल बाद उन्होंने इंडिपेंडेंटली ये काम किया था, तो इसलिए दोनों का नाम जोड़ के दिया जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, ये पोटेंशियल से हमको क्या सीखने को मिल रहा था, ये हमको डिस्क्राइब कर रहा था द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए मूविंग पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है कोई पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी में, उसके लिए जो हमारा पोटेंशियल बनेगा, कौन सा पोटेंशियल, स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल, वो पोटेंशियल कैसा बिहेव करने वाला है, मतलब उनका एक्सप्रेशन कैसा आने वाला है, तो हम लिनर्ड विचर्ड पोटेंशियल में देखने वाले हैं। ये जो दो एक्सप्रेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन अभी बन चुके हैं, क्योंकि हमने इनका वैलिडिटी वो चेक कर चुके हैं कि हमने जो गैस किया था वो सही किया था गैस। तो पहले दो एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए। तो अभी हम और एक गैस वर्क करने वाले हैं, वो काम करेगा कि नहीं बाद में चेक करेंगे, पहले हम देख लेते हैं ये सही है कि नहीं। अगर हम मैं बोलूं कि इसका आप न्यूमरेटर को देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ रो डेल क्यू आर डी क्यू आर सॉरी, रो है हमारा चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, उसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे टोटल चार्ज आ जाना चाहिए। तो मैं क्या गेस वर्क कर सकता हूँ कि जो फाई है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट द टोटल चार्ज होल डिवाइडेड बाय एस, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं सिंपली बोलूंगा कि ये चीज बहुत गलत है। क्यों गलत है, इसका रीजन, हमने जो इंटीग्रेशन वाला काम किया वो स्टैटिक चार्ज के लिए तो वैलिड है पर डायनामिक चार्ज के लिए वैलिड नहीं है, डायनामिक मूविंग चार्ज के लिए ये वैलिड नहीं है। जो इंटीग्रेशन वाला चीज हमने किया रो डी क्यू आर का इंटीग्रेशन, ये क्यू के बराबर नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, इसको जानने के लिए एक
हमारा जो क्लासिक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ग्रिफिथ्स में, उसमें एक एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो एक ज्योमेट्रिकल इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ज्योमेट्रिकल इफेक्ट क्या है कि ट्रेन जब आपकी तरफ आ रहा है तो ट्रेन एक्सटेंड हो जाता है, मतलब उसमें कुछ एक एक्सटेंशन होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए ट्रेन का सफर शुरू करते हैं। बैठ जाइए ट्रेन में, आ गया है ट्रेन। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सपोज ये ट्रेन का लेंथ एक ऑब्जर्वर देखने वाला है। एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, ट्रेन मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ अ वेलोसिटी v। ट्रेन का एक्चुअल लेंथ है l, लेकिन ऑब्जर्वर को क्या l डिस्टेंस दिखे, l उसका लेंथ दिखेगा? ये देखिए, एक्चुअली l नहीं दिखेगा, l से कुछ ज्यादा दिखने वाला है। क्यों? इसका रीजन जानने के लिए आप ट्रेन का सबसे लास्ट एंड पे फोकस करिए। जो लास्ट एंड है वो अभी तो एट प्रेजेंट यहाँ पे है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे प्रेजेंट। एट प्रेजेंट द लास्ट एंड ऑफ द ट्रेन इज हियर, पर कुछ समय पहले वो यहाँ पे था। ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों पहले का टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे खड़े होके ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट में खड़े होके ट्रेन का लेंथ को मेजर करूंगा, तो एक्चुअली क्या होगा, एक लाइट रे ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट से आएगा और एक लाइट रे ट्रेन का एंड से आने वाला है। तो वो दोनों लाइट रे को हम कंपेयर करते हैं और हमारा दिमाग में उसको हम कंपेयर करके बोलते हैं, सोचते हैं कि उसका ट्रेन का लेंथ इतना है। तो इससे क्या हो रहा है, अगर मैं एक लाइट रे यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे खड़े होके देख रहा हूँ, ये तो इंस्टेंटेनियसली मेरे पास पहुंच रहा है। लेकिन जो आखिरी वाला पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, जो लाइट रे मुझे पहुंच रहा है, वो अभी प्रेजेंट टी से नहीं है, वो पहले के रिटार्डेड टाइम से आ रहा है। मतलब जब बॉगी यहाँ पे था, आखिरी बॉगी, लास्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेन जब इस पॉइंट में था, तब वो लाइट रे आया था। तो इसीलिए मुझे जो लेंथ दिखेगा वो लाइट रे यहाँ से आने वाला है, तो इसको मैं एलडेस बोल रहा हूँ। आप ये सोचिए कि जब लाइट रे यहां से यहां तक पहुंचेगा, मतलब एलडेस डिस्टेंस जब कवर करेगा, उतना टाइम में मेरा ट्रेन भी ट्रैवल कर चुका होगा कुछ एक डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा? एलडेस माइनस एल, ये जो सेपरेशन है, मेरा ट्रेन इतना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा जब मेरा लाइट रे यहां से यहां तक पहुंच रहा होगा। तो इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, द टाइम टेकन फॉर द लाइट रे टू ट्रैवल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, वो कितना होगा? एलडेस डिवाइडेड बाय सी। एलडेस डिवाइडेड बाय सी, ये टाइम किसके बराबर होगा? ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसी इंटरवल में। तो ट्रेन ने ट्रैवल किया है एलडेस माइनस एल डिवाइडेड बाय उसका वेलोसिटी। तो एलडेस माइनस एल डिवाइडेड बाय उसका वेलोसिटी, ट्रेन का वेलोसिटी, ये जितना टाइम में हो रहा है, एलडेस बाय सी, ये भी वही सेम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ? एलडेस इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय 1 - v/c। ऐसा एक्सप्रेशन आप कहीं और भी देखे हैं? आप अगर आपने ये एक्सप्रेशन देखा है कहीं पे ऐसा टाइप का चीज, तो आप इसको रिकॉल कीजिए। तो ये आपके लिए एक टास्क है आपका, मतलब कहाँ पे ये एक्सप्रेशन को देखें, ये आप सोचिए। रिलेटिविटी नहीं है, कुछ और है। एल डेस इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय 1 - v/c। नाउ आप देखिए कि जो अपेरेंट लेंथ है एक्चुअल लेंथ से कुछ एक फैक्टर से डिफर कर रहा है, और इस फैक्टर को हम करेक्शन फैक्टर बोलते हैं। 1/1 - v/c, इसको हम करेक्शन फैक्टर बोलते हैं। तो ये वाला जो करेक्शन फैक्टर है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आ रहा है। नाउ अगर मैं, मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे ना होके कुछ एक और पोजीशन में, थोड़ा सा टिल्टेड पोजीशन में है, सपोज यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ पे खड़ा है, तो एक्सप्रेशन क्या चेंज क्या होने वाला है आप देखिए इसमें। अभी जो लाइट ट्रैवल करेगा वो स्ट्रेट तो ट्रैवल नहीं कर रहा है, कुछ एक एंगल थीटा में ट्रैवल कर रहा है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका एल डैश कॉस थीटा।
ये अगर थीटा एंगल है तो ये बन जाएगा एल डैश कॉस थीटा। तो एक्सप्रेशन जो था वही सेम रहेगा, एल डैश की जगह में आप एल डैश कॉस थीटा डालने वाले हैं, एल डैश कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सी, जो डिस्टेंस आपका लाइट कवर करेगा उसकी वजह से। सो ये बन गया आपका एल डैश कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सी। ये मत सोचिए कि यहाँ पे क्यों मैंने एल डैश लिखा है, यहाँ पे एल डैश कॉस थीटा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये तो सेम ही है, मतलब ट्रेन तो इसी डायरेक्शन में ही चल रहा है ना, तो ये तो एल डैश माइनस एल ही है, तो ये इसलिए अनचेंज रहा। तो इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके लिए बन के आ जाएगा एल डैश इक्वल टू एल होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी कॉस थीटा बाय सी। इसको थोड़ा आप और थोड़ा अच्छे वे में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इस डायरेक्शन को डिनोट करेंगे एस से। ये जो वेक्टर है ये एस वेक्टर है, सेपरेशन बिटवीन दिस पॉइंट द रिटार्डेड पोजीशन और द ऑब्जर्वर। तो इस डायरेक्शन को आप रिप्रेजेंट करने के लिए आप बोलेंगे कि ये एस कैप है, तो सिंपली आप v cos थीटा को चेंज करके अभी लिख सकते हैं v वेक्टर डॉट एस कैप। तो इससे v cos थीटा आ जाएगा, क्योंकि एस कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर है। नाउ ये तो लेंथ का बात है, ब्रेड्थ और हाइट में कुछ चेंज होने वाला है कि नहीं। देखिए जिस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल आपका बॉडी ट्रैवल कर रहा है, जो ट्रेन ट्रैवल कर रहा है, उसी डायरेक्शन में ही ये चेंजेस होने वाले हैं। हाइट और ब्रेड्थ विड्थ ये सब में कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है, इसीलिए मैं सिंपली वॉल्यूम को भी ऐसे ही लिखने वाला हूँ, क्योंकि बाकी जो डायमेंशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो वॉल्यूम भी इसी तरह जो उसमें जो चेंज होगा, उसमें जो करेक्शन फैक्टर रहेगा वो सेम करेक्शन फैक्टर रहेगा, अपरेंट वॉल्यूम और ये है एक्चुअल वॉल्यूम। नाउ नोट करने वाला बात दो है। पहला जो चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है, दिस इफेक्ट ओनली डिस्टॉर्ट्स द डायमेंशन अलोंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो मैंने अभी अभी कुछ समय पहले ही आपको आइडिया दिया। दूसरा जो चीज है वो क्या है उसमें ध्यान दीजिए, जो मेरा करेक्शन फैक्टर है वो नहीं करता साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। अब देखिए करेक्शन फैक्टर क्या है, 1 माइनस वी डॉट एस कैप होल डिवाइडेड बाय सी। ये जो करेक्शन फैक्टर बन के आ रहा है, ये कहीं पे भी आपको दिख नहीं रहा कि ये कोई साइज पे डिपेंड कर रहा है, ट्रेन का साइज कितना है उस पर थोड़ी डिपेंड कर रहा है, करेक्शन फैक्टर साइज इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब यह है कि कभी कभी कंफ्यूजन बन के आता है कि अगर मैं पॉइंट चार्ज का बात करूं, ये तो ट्रेन था, ट्रेन में तो कंसिडरेबल अमाउंट का कुछ एक प्रॉब्लम करेक्शन फैक्टर बन के आ रहा है, लेकिन पॉइंट चार्ज में क्या करेक्शन फैक्टर सेम रहेगा या फिर इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट नहीं होगा, दिस इफेक्ट इज इक्वली सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि पॉइंट चार्ज का साइज पे ही डिपेंड नहीं करेगा, अगर साइज इंडिपेंडेंट है ये करेक्शन फैक्टर तो सबके लिए सेम रहेगा। तो ये दो चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अभी लीनियर विचर्ड पोटेंशियल में हमने पहले से ही आपको बोल के रखा है ये मूविंग चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। तो मान लीजिए मेरा जो मूविंग चार्ज है वो कुछ कुछ इस ट्रेजेक्टोरी को फॉलो कर रहा है, ये जो है पार्टिकल का ट्रेजेक्टोरी है, पार्टिकल पहले इस पोजीशन में था, फिर कुछ समय बाद यहाँ पे पहुंच गया। तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं प्रेजेंट में देखूं तो पार्टिकल यहाँ पे है, और कुछ समय पहले जो पहले का पोजीशन, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ रिटार्डेड पोजीशन, वो ये था। ट्रैजेक्टरी को मैंने W वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, मतलब हर एक पॉइंट को मैं एक वेक्टर से ज्वाइन कर सकता हूं फ्रॉम द ओरिजिन। नाउ अगर मैं किसी पॉइंट P पे पार्टिकल ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है द मूविंग चार्ज, ये पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल क्रिएट करने वाला है ये कैलकुलेट करना चाहता हूं, जो कि मैं लीनियर विचर्ड पोटेंशियल जिनको नाम देने वाला हूं आगे जाके आप देखेंगे। ये पॉइंट P का मान लीजिए पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, और इसको ज्वाइन करने वाला लाइन जो सेपरेशन है वो एस वेक्टर है। सेम सेपरेशन वही चीज को हमने ट्रेन के केस में भी किया था। अच्छा, तो ये जो पॉइंट पे ये तो हमारा ट्रेजेक्टोरी में है पॉइंट, तो ये भी W वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा, पर ये कौन से टाइम में है? रिटार्डेड टाइम में है, तो W वेक्टर एट टाइम TR।
तो अभी हम अगर ट्राइंगल लॉ यूज करेंगे तो हम लिख सकते हैं W वेक्टर प्लस S वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, R वेक्टर माइनस S वेक्टर, R वेक्टर माइनस W वेक्टर इज इक्वल टू S वेक्टर। और अगर मैं सिंपली मैग्नीट्यूड ले लूं तो इसका लेंथ पता चल जाएगा हमको, विच इज इक्वल टू S। S कितना है, आपको ये एक्सप्रेशन याद होगा, रिटार्डेड टाइम वाला एक्सप्रेशन, टी आर इज इक्वल टू टी माइनस एस बाई सी। तो टी माइनस एस बाई सी से आपको ये पता चल के आ जाएगा। तो एस का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये बन गया मेरा फाइनल इक्वेशन। इससे मेरे को ट्रैजेक्टोरी से एक आइडिया आ रहा है बस, और इसका कोई ज्यादा अभी यूज नहीं है। नेक्स्ट, डायनामिक पॉइंट चार्ज में हमने ये देखा था कि ये एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है। तो मतलब इसका एक्सप्रेशन क्या बन के आएगा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम एलिमेंट के बारे में लिखा है। नाउ अगर एक चार्ज मूव कर रहा है तो उसका सराउंडिंग वॉल्यूम जो मैं ले रहा हूँ, जिसमें मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ, वो भी मूव कर रहा है उसके साथ। तो इस केस में क्या होता है, वॉल्यूम में करेक्शन फैक्टर आता है, जिसकी वजह से यहाँ क्यू में करेक्शन फैक्टर आने वाला है। ये इंटीग्रेशन की वजह से करेक्शन फैक्टर आ जाएगा, तो क्यू डिवाइडेड बाय वी डॉट एस कैप होल डिवाइडेड बाय सी हो जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए ये चीज। सेम सिमिलर एनालॉजी से मैंने लिया जो मैंने ट्रेन के केस में लिया था, सेम एनालॉजी पॉइंट चार्ज में भी आने वाला है। नेक्स्ट, तो फाई आर का वैल्यू जो पोटेंशियल है, उसमें मैंने जो सिंपली क्यू लिख दिया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय एस लिख दिया था, वो क्यू नहीं होगा बल्कि क्यू डिवाइडेड बाय दिस होगा। ये करेक्शन फैक्टर के साथ आने वाला है, तो ये वाला आ जाएगा मेरा लिनर्ड विचर्ड पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल। तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा, अगर कैसे बनेगा, ये सी को मैं एलसीएम जो है, सी को जो नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं ए वेक्टर का बात करूं, मतलब वेक्टर पोटेंशियल का बात करूं, वो होता है जे वेक्टर पे डिपेंडेंट। और जे क्या था, पहले हमने पढ़ा हुआ है, जे है रो इनटू वेलोसिटी वेक्टर। तो इसीलिए हमारा ये एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई रो इनटू वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय एस डी क्यू आर। नाउ सेम चीज होने वाला है इधर भी, v और s ये बाहर आ जाएंगे क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहे हैं इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है उस पर। तो v और s बाहर आ गए, तो सिंपली इधर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो डी क्यू आर। नाउ रो डी क्यू आर का इंटीग्रेशन हमको पता है क्या बन के आने वाला है, करेक्शन फैक्टर के साथ आने वाला है, q डिवाइडेड बाय 1 माइनस दिस। तो इसीलिए मेरा जो एक्सप्रेशन बन के आएगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, क्या फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसमें, देखिए आपको याद होना चाहिए एक एक्सप्रेशन सी स्क्वायर का, सी स्क्वायर है 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो फिर मैं म्यू नॉट की जगह में क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट की जगह में लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू सी स्क्वायर। तो म्यू नॉट की जगह में वो पुट कर दूंगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे बन के आ जाएगा, और बाकी का एक्सप्रेशन देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये फाई का एक्सप्रेशन बन रहा था। तो इसीलिए जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। तो ये लिनियर विचर्ड पोटेंशियल दूसरा वाला है, जो कि हमारा वेक्टर पोटेंशियल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का इंपॉर्टेंट काम देखने वाले हैं, जो कि ये पोटेंशियल्स को यूज करके हम कैसे फील्ड में जा रहे हैं, क्योंकि फील्ड ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब फील्ड निकालना है, फील्ड का सिग्निफिकेंस है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।